हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक शासक गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में हम लोगों ने डिटेल तथा उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट तथा सेलेक्टेड क्वेश्चनों को हमने देखा है। आज हम तुगलक वंश, यूँ कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध शासक, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत उठाए जाते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल हमें पढ़ना। जैसे हम लोग खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अलाउद्दीन खिलजी पर 2 वीडियो बनाना पड़ा, चूँकि वह एक लंबा होता है, उसका कार्य ज़्यादा होते हैं। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक पर भी हमें ऐसा लगा कि कम से कम 2 वीडियो, या तो अगर एक वीडियो हम इस पूरे लेक्चर को समाहित करते तो बहुत लंबा लेक्चर होता, 1 घंटे की वीडियो हो जाती। तो इस पर हम 2 वीडियो लेकर आएंगे। पहले में मोहम्मद बिन तुगलक का सिंहासनारोहण, उसके द्वारा विजय अभियान तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों को लेकर के, और दूसरी वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को लेकर के आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि गयासुद्दीन तुगलक पढ़ते समय हमने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा आरोप लगाया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या जो लकड़ी के निर्मित मकान के गिर जाने से हुई थी, उसमें इसका षड्यंत्र था। ये क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ इतिहासकार इसका सपोर्ट करते हैं, कुछ इतिहासकार इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल होता है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी, एक लंबे समय तक ये शासक रहता है। तो बहुत सारी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है ये, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो, दोबार में कर वृद्धि हो, खुरासान अभियान हो, कराचील अभियान हो, तो इसकी योजनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसके बचपन से। इसका जो मूल नाम था वो मलिक फ़खरुद्दीन था या जूना खां, 2 इसके मूल नाम थे। प्रारंभ में एकदम बचपन में इसका जो मूल नाम था, इसके बचपन का नाम था, वह मलिक फ़खरुद्दीन था। मलिक फ़खरुद्दीन। आगे चल करके इसी को जूना खां के नाम से जाना गया, और गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो भी विजय अभियान होते थे वह जूना खां के नाम से ही होते थे, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उल्लू खां की उपाधि भी प्रदान किया हुआ था। इसके विषय में इसकी योग्यता को देखते हुए दुनिया का खान कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। क्यों? क्योंकि इसकी योग्यता को देखते हुए बहुत ही योग्य व्यक्ति था, प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और इसका जो उल्लेख प्राप्त होता है दुनिया का खान कहा गया, वो उल्लेख राजमुंदरी अभिलेख में। राजमुंदरी अभिलेख गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित था, और इस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। अब आगे देखते हैं इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी। ये बचपन का नाम था मलिक फ़खरुद्दीन, जूना खां, उल्लू खां, ये सारी उपाधियां जो है मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त थी। आगे चल करके इसकी और भी उपाधियां थी। इसने जब सुल्तान बना, ये शासक बना, शासन सत्ता को स्वीकार किया, तो अमीर उल मोमिनीन, जिलिल्लाह तथा उल्लू खां, जैसा कि हमने बताया, उल्लू खां गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा प्रदान की गई थी उपाधि। इसकी योग्यता से, इसकी वीरता से, इसके सेनापतित्व से, इसके कार्यों से प्रसन्न होकर के गयासुद्दीन तुगलक ने इसे उल्लू खां की उपाधि प्रदान किया था। और जिलिल्लाह ये उपाधि थी, इसने अपने सिक्कों पर इस उपाधि को अंकित करवाया था, क्योंकि ये खलीफा की सत्ता को, जब प्रारंभ में सुल्तान बनता है तो उस समय ये खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर देता है और स्वयं को खलीफा से अलग कर लेता है, और खलीफा से किसी प्रकार की स्वीकारोक्ति, किसी प्रकार का मानपत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं समझता है। इसलिए अपने सिक्कों पर इसने जिलिल्लाह की उपाधि, जिलिल्लाह नाम अंकित करवाता है, तथा अमीर उल मोमिनीन की उपाधि यह धारण करता है। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में जो जानकारियां प्राप्त होती है, जो इतिहास लिखा गया है, जो कि बहुत विवादित शासक रहा है। एक तरफ कुछ इतिहासकार इसे पागल शासक कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि विरोधाभासों का मिश्रण था, दिल्ली की जनता इससे ऊब चुकी थी, और दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, यह शासक इतना पढ़ा लिखा था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। तो ये पागल कैसे हो सकता है? इसकी सोच, इसके विचार निम्न कोट के ना होकर के बल्कि उच्च कोट के हो सकते हैं। तो जो हमें स्रोत प्राप्त होता है, इसलिए तारीख़ फिरोज़शाही एक ग्रंथ है जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में हालांकि बहुत सारे ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो एक विस्तृत, एक डिटेल जानकारी प्राप्त होती है तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ, जिसका नाम है तारीख़ फिरोज़शाही। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये तारीख़
फिरोज के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। और दूसरा जो ग्रंथ है रहला, रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। इब्न बतूता कौन था? ये अफ्रीका या मोरक्को से आया हुआ विदेशी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था। और ये आया था कहाँ से? अफ्रीका से। क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है इब्न बतूता से, कई प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाता है कि इसने कब आया, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ जैसे कि हमने लिखा है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT शॉर्ट में इसको आप कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और 1333 ईस्वी से भारत में रह करके इसने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है, इसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है रहला। रहला में मोहम्मद बिन तुगलक वंश से संबंधित जानकारियों का इसने वर्णन किया है। और आगे चल करके यह दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया जाता है। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने ये अपने को बताता है कि मैं एक ऊंचे वंश से संबंधित हूँ, न्यायिक कार्यों से मेरा जुड़ाव है। और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। और आगे चल करके 1342 ईस्वी में इसे चीन का राजदूत बना करके चीन भेज दिया। और चीन जाकर के यानी कि 1333 में आता है और 33 से लेकर के 42 ईस्वी तक दिल्ली का एक काजी रहता है। और 1342 ईस्वी में इसे चीन का राजदूत बना करके भेज दिया जाता है। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता को प्रश्रय देता था, वह योग्यता से समझौता नहीं करता था और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर के उसने काजी बनाया और आगे चल करके चीन का राजदूत बना करके चीन भेज दिया। और चीन पहुँच करके चीन से आने के उपरांत अपने अनुभवों का जो वर्णन है उसने रहला नामा पूछा। यानी कि यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक तथा तुगलक वंश से संबंधित जानकारियों तथा चीन दौरे पर जब ये राजदूत था उस समय प्राप्त जानकारियों का जो वर्णन इसने किया वो अरबी भाषा में और अपने ग्रंथ रहला नामक ग्रंथ में इसने वर्णन किया है। और आया कहाँ से था? ये अफ्रीका के मोरक्को देश से। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में अफ्रीका होता तो हम अफ्रीका लगाएंगे, लेकिन अगर मोरक्को का नाम दिया गया तो उसमें हम मोरक्को लगाएं। चूँकि ये मोरक्को जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो इब्न बतूता से संबंधित कई क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, कई क्वेश्चंस बार बार आते हैं। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि अब मोहम्मद बिन तुगलक की ये तो जानकारी के स्रोत है कि किन ग्रंथों से मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बारे में, उसके द्वारा कार्यों के बारे में, नीतियों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह है रहला जो इब्न बतूता द्वारा रचित ग्रंथ था। अब हम आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के उपरांत 1325 ईस्वी में लोगों के आग्रह करने पर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनता है, सिंहासनारोहण इसका होता है। और अब यह अपने अनुसार शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता है। और तो हम देखते हैं कि ये शासन चला रहा था तो इसकी राजत्व की नीतियाँ क्या थी। इसके राजत्व मतलब होता है कि राज करने की जो नीति होती है, कैसे प्रशासन चल रहा था, कैसी नीतियाँ थी, किन नीतियों के आधार पर इसने प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था। तो इसका जो राजत्व था वह एक शब्द होता है निरंकुश राजतंत्र और उलेमा वर्ग का शासन में अहस्तक्षेप। दो बातें दिखाई देती है, निरंकुश राजतंत्र और उलेमा वर्ग का प्रशासन में या शासन में अहस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं। जबकि इसके पूर्व के जितने भी सुल्तान थे वहाँ पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग का बहुत बड़ा वर्चस्व रहता था, उनका हस्तक्षेप रहता था। यानी कि प्रशासनिक कार्यों में उलेमा वर्ग की दखलंदाजी हुआ करती थी। जैसा उलेमा वर्ग चाहता था सुल्तान को कहीं न कहीं उसी प्रकार की नीतियों को लागू करना पड़ता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजत्व नीति थी वह निरंकुश राजतंत्र, यानी कि एक राजतंत्रीय प्रणाली तो रहेगी ही, सभी को संतुष्ट करने, सबका ख्याल करने, सबके लिए नीतियाँ योजनाएं बनाने की नीति तो रहेगी, लेकिन निरंकुश रहेगा, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा। जबकि इसके पहले उलेमा वर्ग का अंकुश होता था, उलेमा वर्ग ही नीतियों को सुल्तान के द्वारा संचालित करवाता था। लेकिन इसने अब उलेमा वर्ग को हटा करके अब योग्यता को प्रश्रय दिया, योग्य लोगों को अपने प्रशासनिक तंत्र में जोड़ा, प्रशासनिक व्यवस्था में जोड़ा। इसलिए कहा गया कि इसका जो राजत्व नीति है वह निरंकुश राजतंत्र पर आधारित थी, जैसा कि इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया गया था। उसने भी योग्यता को प्रश्रय दिया था। आगे चल करके इसने भी, यानी कि जैसे खिलजी वंश में मुबारक शाह खिलजी को देखते हैं कि उसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया था, उस प्रकार यहाँ पर इसने भी खलीफा को अस्वीकार कर देता। जैसा कि ये वर्णन उसके प्रारंभिक दिनों में प्राप्त होता है कि इसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर देता है तथा सिखों पर जिलिल्ला सुल्तान की
ही ईश्वर की परछाई है। जैसा कि इसने जलील्लाह का मतलब ही होता है कि सुल्तान ईश्वर की परछाई है। इस चीज़ का वर्णन, इन बातों का वर्णन उसने सिखों पर करवाया था और खलीफा की सत्ता को इसने प्रारंभ में अस्वीकार कर देता, लेकिन बाद में देखा जाता है लास्ट में जब इसकी कई परियोजनाएं इसकी असफल होती हैं तो कुछ लोगों के समझाने के उपरांत ये खलीफा की सत्ता को मान लेता है, जो लास्ट में और अंत में मिस्र के जो खलीफा होते हैं अल हकीम द्वितीय से इसने 1343 ईस्वी में फिर जा करके स्वीकृति प्राप्त करता। तो इस प्रकार प्रारंभ में खलीफा की सत्ता को, खलीफा से स्वीकृति को न मानता है, अस्वीकार कर देता, लेकिन लास्ट में अपने जब इसकी नीतियां कहीं विफल हो जाती हैं तो खलीफा की सत्ता को मानने लगता है, उसे स्वीकारोक्ति प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके द्वारा जो नीति थी, न्यायिक पदों से उलेमा वर्ग का आधिपत्य समाप्त। जैसा कि कहा गया कि उलेमा वर्ग ही शासनिक प्रशासनिक कार्यों में पदों पर हावी थे, उन्हीं का हस्तक्षेप चलता था। और दूसरी चीज़ थी, जो न्यायिक पद थे, जो काजी का पद हुआ था, जो जस्टिस डिपार्टमेंट था, जो न्यायिक कार्य होते थे, उन पदों पर उलेमा वर्ग ही होता था। जैसा कि लिखा गया उलेमा वर्ग का आधिपत्य समाप्त, यानी कि न्यायिक पदों पर अभी तक जितने भी सुल्तान थे उन सुल्तानों के समय न्यायिक पदों पर उलेमा वर्ग अपने को स्थापित किए हुए था और न्यायिक पदों पर उलेमा वर्ग किसी और के हस्तक्षेप को, किसी और के आने को, किसी और को न्यायिक पद देने के लिए सहमत नहीं था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक आता है, इसने योग्यता को प्रश्रय दिया और न्यायिक पदों से उलेमा वर्ग का जो वर्चस्व था, जो आधिपत्य स्थापित हो चुका था, वहाँ से इसने समाप्त कर योग्यता को प्रश्रय दिया। यानी कि जो योग्य व्यक्ति है, जिसके अंदर योग्यता है, जिसके अंदर विद्वता है, वही न्यायिक पदों पर रहेगा, न्याय के कार्यों को वही करेगा। इसलिए एक विदेशी यात्री को, जिसका नाम इब्न बतूता को, इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य इसी का था। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में आ चुका है और कई बार परीक्षाओं में आता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था। तो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य जो था मोहम्मद बिन तुगलक का ही था और इस समय इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। तो इतना विस्तृत साम्राज्य किसी का नहीं था, क्योंकि खिलजी वंश में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का प्रारंभ जो है, विजय की जो शुरुआत है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है और उसका पूरी तरह से विस्तृत रूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिखाई देता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी कई छोटे छोटे राज्यों को विजित करता हुआ सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें कुल 23 प्रांत थे। लेकिन एक चीज़ और भी प्राप्त होती है कि इसके समय में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य तो था, कुल 23 प्रांत तो थे, लेकिन सर्वाधिक विद्रोह भी, यानी कुल 34 सर्वाधिक विद्रोह कितने कुल हुए, यानी कुल 34 विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था, इसके समय में कुल 23 प्रांत थे, लेकिन सर्वाधिक विद्रोह भी इसके खिलाफ कुल 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुए हैं। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदों पर योग्यता को प्रश्रय, शासन को धर्म से अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पदों पर योग्यता को प्रश्रय, चाहे वो प्रशासनिक पद हो, चाहे वो सैनिक पद हो, चाहे वो राज्यों के पद हो, चाहे सूबेदार हो, इक्ता हो, राज्यों के प्रशासनिक पद हो, चाहे केंद्रीय प्रशासनिक पद हो, चाहे सेना से संबंधित पद हो, किसी भी पदों पर इसने योग्यता से समझौता नहीं किया। योग्य व्यक्तियों को, चाहे वह जिस भी संप्रदाय से, जिस भी धर्म से, चाहे वह इस्लामिक धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, जैन धर्म से हो, बौद्धिस्ट हो, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हों, लेकिन अगर उनके अंदर योग्यता है, वह उस पद को, जिस पद को वो धारण कर रहे हैं, उस पद की संबंध में उन्हें काफ़ी जानकारियां हैं, काफ़ी विद्वता है, काफ़ी ज्ञान है, तो उन्हें वह पद प्रदान किया जाता था इसके समय में। यानी कि कहा गया कि पदों पर योग्यता को प्रश्रय इसने दिया तथा शासन को धर्म से अलग रखा। शासन को धर्म से अलग रखा, यानी कि शासन में जो धर्म का हस्तक्षेप हुआ करता था उसे इसने हटा दिया। यानी कि इसके पहले जैसा कि देखा गया कि इस चीज़ की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है कि शासन से धर्म को उसने अलग किया। नहीं तो इसके पहले जो था धर्म ही शासन पर हावी होता था, यानी कि जो ये उलेमा वर्ग था, ये न्यायिक पदों पर, धार्मिक पदों पर अवध होते थे और ये शासन पर हावी होते थे। यानी कि जैसा इनका निर्णय होता था शासक को उसी प्रकार का शासन व्यवस्था अपनानी पड़ती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गई इस व्यवस्था को मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी तरह से अपने राजतंत्र में, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में लागू किया कि धर्म को अपने शासन से अलग किया। धर्म एक अलग क्षेत्र है, एक अलग विषय है, एक अलग उनके दायित्व हैं, उनके कार्य हैं, लेकिन धर्म कभी शासन पर हावी नहीं होगा। सुल्तान, इसलिए कहा गया सुल्तान निरंकुश राजतंत्रीय प्रणाली को लागू किया, यानी उसके ऊपर अब किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, यानी कि शासन से धर्म को इसने अलग कर दिया। नेक्स्ट है
अब देखा जाए कि अगर इतने बड़े बड़े ये निर्णय ले रहा है, योग्यता को प्रश्रय दे रहा है, बार बार उलेमा वर्ग को हटा रहा है, योग्यताधारी लोगों को ही अच्छे पदों पर नियुक्त कर रहा है, एक विस्तृत साम्राज्य भी इसके साथ, तो इतनी अच्छी नीतियाँ, इतने अच्छे जो इसके कार्य हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसकी शिक्षा के बारे में जानना आवश्यक है। ये उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। कहा जाता है कि ये अरबी, फारसी, गणित, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, यानी कि गणित, अरबी, फारसी, भौतिक शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था, यानी कई विषयों का ये ज्ञाता था और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। कहा गया कि दिल्ली सल्तनत में इतना पढ़ा लिखा कोई शासक नहीं था जितना मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कई विषयों का ज्ञाता था, इसलिए योग्यता को परखने की इसके अंदर काफ़ी गूढ़ता थी, योग्यता को परखता था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला है तो उसका परीक्षण ये खुद कर लेता था कि कौन कितना योग्य है, किसको किस विभाग का पद, कौन सा पद दिया जाना चाहिए। क्यों ऐसा कर पाता था? क्योंकि यह उच्च शिक्षा प्राप्त शासक था, कई विषयों का ज्ञाता था, इसलिए इसने योग्यता को परिचय दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत हो चुका था। इसका साम्राज्य जो कि 23 प्रांत कहा जा रहा था, ये बड़े बड़े जो प्रांत थे इन्हें 23 प्रांत कहा गया, लेकिन उसके साथ साथ इसका साम्राज्य विस्तृत कहाँ तक था? तो इसका जो साम्राज्य विस्तृत था वह कन्नौज, मालवा, लखनौती, बिहार, गुजरात, बदायूं, अवध, तेलंगाना तथा देवगिरी, यानी कि दक्षिण में तेलंगाना, देवगिरी, उत्तर में कन्नौज, मालवा, अवध, लखनौती, बिहार, गुजरात, यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत के अधिकांश भागों तक इसका साम्राज्य विस्तृत हो चुका था। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारतीय राज्यों तक इसका साम्राज्य तो विस्तृत हो चुका था, लेकिन इसके साथ साथ विदेशों में, यानी कि जो पड़ोसी देश थे वहाँ तक भी इसके वैदेशिक संबंध स्थापित हो चुके थे। तो वैदेशिक देश संबंधों के तहत इसका जो संबंध था वह चीन, इराक, सीरिया और ख्वारिज्म। चीन जो भारत का पड़ोसी देश था, इराक, सीरिया और ख्वारिज्म, इन देशों से इसका वैदेशिक संबंध था। यहाँ से इसके राजदूत आते थे एवं वहाँ भी जाते थे तथा नीतियों को, वहाँ की क्या योजनाएं हैं, कौन सी व्यवस्थाएं हैं, उन नीतियों को यह वैदेशिक संबंधों के द्वारा प्राप्त करता था। जैसा कि सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वह भारत में एकदम नई प्रणाली थी, तो उस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को इसने चीन, इराक और सीरिया से सीखा था, वहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त किया था। और इब्न बतूता को इसने अपनी वैदेशिक नीति के तहत चीन में राजदूत बना करके भेजा था और इन्हीं राजदूतों के माध्यम से वहाँ की नीतियों, वहाँ की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करता था और उन्हीं योजनाओं को भारत में भी लागू करने का यह प्रयास करता था। तो इस प्रकार ये इसके सिंहासन आरोहण प्राप्त करने की स्थिति, उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार, उसके द्वारा पदों पर लोगों की नियुक्ति, योग्यता को प्रश्रय और कहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तृत था इसके बारे में, तथा विदेशों से, किन देशों से इसका वैदेशिक संबंध था, राजनैतिक संबंध था, इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कार्य उपलब्धियां यानी कौन कौन सी इसने योजनाएं बनाई, कौन कौन से कार्य किए, उसको हम जो इम्पोर्टेंट हम सेलेक्टेड हैं उसी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर हम डिटेल पढ़ें तो ये इतिहास विषय है, बहुत लंबा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, कंपटीशन में, उन्हीं को हम देखेंगे। तो यहाँ अब हम देखते हैं इसके द्वारा जो कार्य किए गए, जो उपलब्धियाँ प्राप्त की गए उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहला जहाँपनाह नगर, यानी कि दिल्ली के निकट इसने जहाँपनाह नगर बसाया। जैसा कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था दिल्ली के निकट, और वहाँ पर उसने 56 कोट का किला बनवाया था। तुगलकाबाद के निकट 56 कोट का किला बनवाया था। उसी तरह इसने जहाँपनाह नगर दिल्ली के निकट, और उसने यहाँ पर आदिलाबाद का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? आदिलाबाद का किला। और कौन सा नगर बसाया? जहाँपनाह नगर। ये हमें याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सभी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा देखेंगे, सर्वाधिक विद्वान शासक, सर्वाधिक असफल शासक। यानी कि कहा गया कि ये सर्वाधिक विद्वान शासक थे। जैसा कि इसके पहले हमने बताया, कई विषयों का ज्ञाता था, कई विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था, चाहे वह अरबी हो, फारसी हो, गणित हो, दर्शन हो, चिकित्सा हो, नक्षत्र विज्ञान हो, कई विषयों का ज्ञाता था और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। लेकिन ऐसा कहा गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त सर्वाधिक विद्वान शासक पूरे दिल्ली सल्तनत पे इसके जितना पढ़ा लिखा कोई सुल्तान नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में इसका कंक्लूजन किया जाता है, इसका निष्कर्ष निकाला जाता है, इसका जो विवेचना की जाती है इसके बारे में, तो देखा जाता है कि सर्वाधिक असफल शासक रहा, इसकी योजनाएं सफल नहीं हुई,
इसकी योजनाएं, चाहे वह सांकेतिक मुद्रा हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे द्वार कर वृद्धि हो, चाहे कराची अभियान हो, चाहे खुरासान अभियान हो, तो ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, बड़ी योजनाएं थी और सभी योजनाएं कहीं ना कहीं असफल सिद्ध हुई। और उसका रीजन जो था, इतिहासकार विद्वान बताते हैं कि योजनाओं को सही तरीके से कार्यान्वित न किया जाना तथा इसके जो साम्राज्य में तुर्क अमीर थे, तुर्क सरदार थे, उलेमा वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वह इसके साथ नहीं था, चूँकि यह उन लोगों के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया था और योग्यता को प्रश्रय दिया था। तो कहीं ना कहीं एक नए नियम, एक नई नीति, नई योजना लागू कर रहा था और योग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर ला रहा था। इसलिए इससे जो उलेमा वर्ग, जो कुलीन वर्ग है, वह इससे कहीं ना कहीं नाराज था और इसकी नीतियों को सही तरीके से कार्यान्वित करने में वह सही योगदान नहीं किए थे। इसलिए इसकी योजनाएं सारी असफल सिद्ध हुई। इसलिए कहा गया कि यह सर्वाधिक विद्वान शासक तो था, लेकिन इसकी सारी योजनाएं असफल सिद्ध हुई क्योंकि लोगों के द्वारा इसका पूरी तरह से सपोर्ट या सहयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहा जाता है कि सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के समय में हुए। कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें 34 विद्रोहों में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसमें एक था विजयनगर। विजयनगर जो था वह 1336 ईस्वी में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा इसके राज्य से अपने को स्वतंत्र कर लिया जाता है और एक नए वंश विजयनगर में स्थापित किया जाता है। तो कहा जाता है कि विजयनगर जो था एक विस्तृत राज्य हुआ करता था, जो 1336 ईस्वी में उन्हीं विद्रोहों के क्रम में यह स्वतंत्र हो जाते हैं। चूँकि जब मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर भारतीय राज्यों के विद्रोह को दबाने में व्यस्त होता था, उसी समय दक्षिण भारतीय राज्य अपने को स्वतंत्र करने लगते थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारतीय राज्यों में पहुंचता था, उनके विद्रोह को दबाने में पहुंचता था, तो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय राज्य अपने को स्वतंत्र करने लगते थे। इस प्रकार एक विस्तृत साम्राज्य होने के कारण भी उसने संपूर्ण साम्राज्य को, संपूर्ण अपने साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने में असफल सिद्ध हुआ। और दूसरा जो राज्य था 1347 ईस्वी में जो बहमनी साम्राज्य था, यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू, इनका नाम था हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया। तो 2 महत्वपूर्ण ये शक्तियाँ थी, दक्षिण भारत की थी, जो जिसमें विजयनगर जो हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया 1336 ईस्वी में, और दूसरी जो शक्ति थी 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के नाम से अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा धर्म एवं दर्शन का यह ज्ञाता था, बुद्धिवाद का समर्थक था और धार्मिक सहिष्णुता था। यानी कि इसके व्यक्तिगत जीवन से, इसके विचारों से, इसकी विद्वता से, इसके जो विचार हैं उसके बारे में कहा गया कि यह धर्म दर्शन का ज्ञाता था। जैसा कि धर्म दर्शन यानी कि धार्मिक पदों से इसने इसीलिए उलेमा वर्ग के वर्चस्व को समाप्त किया था, चूँकि यह धर्म और दर्शन विषय का भी ज्ञाता था, उसको इस क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान था और इसीलिए यह बुद्धिवाद का समर्थक था। बुद्धिवाद यानी योग्यता को, विचारों को, ज्ञान को, विद्वता को यह प्रश्रय देता था, किसी की कुलीनता या उसके वंशावली पर जोर न दे करके बुद्धिवाद का समर्थक था। यानी कि आप कितने बौद्धिक हैं, कितने जागरूक हैं, कितने विचारों से युक्त हैं, कितनी विद्वता को लिए हुए हैं, अगर आप उस क्षेत्र के विद्वता से परिपूर्ण हैं तो ही उस क्षेत्र का पद आपको प्रदान किया जाता था। इसलिए कहा गया धर्म दर्शन का ज्ञाता था, इसलिए बुद्धिवाद का समर्थक था। और धार्मिक जब व्यक्ति काफ़ी बौद्धिक हो जाता है, काफ़ी विचारवान हो जाता है, विद्वता से भरपूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वह धार्मिक रूप से भी सहिष्णु हो जाता है। तो यह धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था। यह सभी धर्मों का, सभी धर्म के धर्माचार्यों का, सभी धर्म के लोगों का यह सम्मान करता था। इसलिए आगे हम देखते हैं कि यह इस्लामिक जो सूफी संत लोग थे उनकी ये मज़ारों पर गया था, कि मज़ारों का निर्माण कराया था, जिसमें मुख्य थे अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार का इसने निर्माण किया, वहाँ पर ये गया, वहाँ पूजा पाठ भी किया था। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया तथा बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भी ये गया था और अजोधन में शेख अलाउद्दीन की दरगाह का भी इसने निर्माण करवाया था। तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो सूफी संत थे, उनका भी ये सम्मान करता था, जबकि इसके पहले जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका निज़ामुद्दीन औलिया से बनती नहीं थी और वह सूफी संतों का सम्मान भी नहीं करता था। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक यह धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था, इसलिए इन सूफी संतों का सम्मान करता था, इनके काफ़ी ख्याल करता था, इनकी मज़ारों पर गया हुआ था और कुछ सूफी संतों की मज़ारों का निर्माण भी करवाया हुआ था। आगे हम देखते हैं कि सूफी संतों के साथ साथ इसने हिंदुओं को भी प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। क्यों बैठाया था? क्योंकि
इसके पहले के सुल्तानों में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत गिने चुने केसेस मिलते हैं जहाँ पर हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों को उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित किया गया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखा जाता है तो प्रशासनिक पदों पर बहुत सारे हिंदुओं को उनकी योग्यता के बल पर, उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक पद प्रदान किए गए थे। और एक क्वेश्चन बार बार आता है कि यह सुल्तान पहला था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने हिंदुओं के होली जैसे त्यौहार में इसने प्रतिभाग किया था। यानी कि होली जैसे त्यौहार में इसने प्रतिभाग किया था, होली को मनाया था। यानी हिंदुओं से भी इसका जुड़ाव था। और हिंदुओं का जो त्यौहार प्रमुख रूप से होता है होली दिवाली, उसमें होली में इसने भाग लिया था। ये बार बार क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में आया होगा कि कौन सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिया था। नेक्स्ट होता है कि ये सूफी संत हुए, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए बातें थी। अब होता है जैनिस्ट, यानी कि जैन धर्म में राजशेखर, जिन प्रभा सूरी तथा जम्बूजी, 3 जैन विद्वान थे जिसमें राजशेखर थे, जम्बूजी थे तथा जिन प्रभा सूरी थे। तो ये जिन प्रभा सूरी का नाम बार बार आता है तथा राजशेखर का नाम बार बार आता है कि किन जैन विद्वानों का मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षक प्रदान किया था। तो इन्हें यह संरक्षक प्रदान किया। राजशेखर को उसने भूमि भी प्रदान की थी और इनका काफ़ी सम्मान करता था। अब हम देखते हैं कि कृषि जो भू राजस्व का प्रमुख आधार था, भू राजस्व से ही राजस्व की प्राप्ति होती थी, वहीं से राजकोष संपन्न होता था और योजनाओं को संचालित किया जाता था। तो इसने कृषि क्षेत्र में सुधार की भी योजनाएं लागू की। यानी कि कृषि अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो राजकोष में वृद्धि होगी। इसके तहत इसने कृषि सुधार किया, जिसके तहत इसने एक विभाग बनाया जिसकी कहा गया दीवान-ए कोही। दीवान-ए कोही या दीवान-ए अमीर कोही नामक इसने विभाग बनाया और इसका जो प्रमुख होता था उसे अमीर कोही कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कृषि के लिए एक अलग विभाग किसने बनाया, तो वह था दीवान-ए अमीर कोही और इसका जो प्रमुख होता था अमीर-ए कोही और ये बनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। जबकि कृषि के भू राजस्व को वसूली के लिए दीवान-ए मुस्तखराज विभाग का जो गठन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। लेकिन कृषि क्षेत्रों में सुधार के लिए दीवान-ए अमीर कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए ही इसने एक ऋण प्रदान किया था। किसको ऋण प्रदान किया था? कृषकों को, कृषि करने वाले लोगों को, जिसे कहा जाता था सोंधर ऋण। और यह सोंधर ऋण किस लिए प्रदान किया जाता था? सिंचाई के लिए, कुओं को खोदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए, बैलों को खरीदने के लिए, कृषि से जुड़े हुए जो हर किसान के लिए अनिवार्य था, चाहे वो बीज हो, चाहे वो हल हो, चाहे वो बैल हो, तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, चाहे वो कुएँ की खुदाई करनी हो, नालियों की खुदाई करनी हो, तो इन चीज़ों के कार्य के लिए उसने एक ऋण प्रदान किया कृषकों को, जिसे कहा जाता था सोंधर ऋण। और ये सोंधर ऋण भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट होता था इसने एक व्यक्ति या एक पद, एक अधिकारी की नियुक्ति किया था जिसे कहा जाता था शताधिकारी। शताधिकारी जो 100 गाँवों का मालिक होता था और ये राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण करता था। शताधिकारी एक उच्च पद का व्यक्ति था, उच्च पद प्राप्त एक प्रशासनिक व्यक्ति हुआ करता था जिसे 100 गाँवों का प्रमुख बना दिया जाता था। और ये उन 100 गाँव के जो भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे, जो भू राजस्व वसूलते थे, निरीक्षण, उन्हीं का ये निरीक्षण करता था। तो अगला होता है दोकानी। दोकानी नामक इसने सिक्के का भी प्रचलन किया था। प्रारंभ में इसने दोकानी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, दोकानी सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो दोकानी सिक्के का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है इसके कार्यों के तहत, यह सती प्रथा जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहुत प्राचीन परंपरा, बहुत प्राचीन प्रथा चली आ रही थी। सती प्रथा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। यह गुप्त वंश से प्रारंभ होकर के संपूर्ण भारत में मध्यकाल से लेकर के आधुनिक भारत तक चलती रही। तो सती प्रथा को भी रोकने का इसने प्रयत्न किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सा मध्यकालीन शासक था जिसने, या दिल्ली सल्तनत कालीन शासक था जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके संबंध में, मिस्र के खलीफा अल हकीम सेकंड से इसने 1343 ईस्वी में स्वीकृति प्राप्त की थी। जैसा कि हमने बताया कि प्रारंभ में इसने खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर देता है, उसे स्वीकृति यानी खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं समझता है। लेकिन लास्ट में जब इसकी कई योजनाएं असफल हो जाती हैं, काफ़ी तरफ से इसके ऊपर इसके काफ़ी जो सहयोगी हैं वह इसके इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो लास्ट में यह खलीफा की सत्ता को स्वीकार करता है। और उस समय मिस्र के खलीफा अल हकीम सेकंड से इसने 1343 ईस्वी में सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस पहली वीडियो में हम लोग
मोहम्मद बिन तुगलक का सिंहासन आरोहण, उसके द्वारा राजत्व नीतियाँ, उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार और वैदेशिक संबंधों तथा उसके समय में आने वाले विदेशी यात्रियों तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों उपलब्धियों के बारे में हमने देखा और जाना। अपनी दूसरी वीडियो जो मोहम्मद बिन तुगलक से ही जुड़ी रहेंगी, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई योजनाएं और उनकी सफलता या असफलता पर और मोहम्मद बिन तुगलक के संपूर्ण कार्यकाल पर किस विद्वान ने क्या कहा, उसका क्या निष्कर्ष निकला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो के तहत हम फिर मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक जब कई बार वीडियो को सुनेंगे तो संपूर्ण टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और इन्हीं टॉपिकों पर फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो लेक्चर सुनने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं पर सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और आगे की परीक्षाओं में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आगे के लिए ओके, थैंक्स।